नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। कई बार हम लोग निवेश करते हैं, लेकिन निवेश की जानकारी हम अपने परिवार के सदस्यों को नहीं देते। अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा कि कोविड की वजह से अचानक ही बहुत सारे लोग अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उन लोगों के जाने का दुख तो परिवार के सदस्यों को होता ही है, लेकिन जो फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट की होती है, जब उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती तो वो और परेशानी को बढ़ाता है। आज के इस कार्यक्रम का प्रयास यही है कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया हो या उनके परिवार के सदस्यों को लगता है कि शायद किया हो या उनको नहीं पता, उनको जानकारी लेना चाहते हैं, तो आज के कार्यक्रम में हमने प्रयास किया है कि वो जानकारी शायद उनको मिल सके। इसी बात की जानकारी के लिए आज हम बात कर रहे हैं आशीष गोयल जी से। आशीष जी MBA हैं, CFPA हैं, फाउंडर हैं विस्टा वेल्थ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के। आशीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे फिर से बुलाने के लिए। और मैं आपके इस इनिशिएटिव की बहुत सराहना करना चाहूँगा कि आजकल के कठिन समय में, कोरोना काल में, जब बहुत सारे परिवारों में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, आपने उनकी मदद करने की इच्छा से ये टॉक शो कराया है। तो और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आशीष जी, आपसे सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ये जानना चाहे कि क्या उनके परिवार के सदस्य जो अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ था या नहीं, तो कैसे जानकारी ले सकते हैं? तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है और उसकी डेथ हो गई है, तो उसके फैमिली मेंबर को अगर अब पता करना है कि उनकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। उनकी कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट निकलाती है, जो कि 2 बेसिस पे निकलती है। एक, अगर उस इन्वेस्टर का पैन नंबर है हमारे पास, वो जो कि होगा ही, और दूसरा उनकी ईमेल आईडी। तो इन दोनों के बेसिस पे उनकी कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट निकल आती है, जिसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट हमें पता लग जाती है एक जगह पे। पर इसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने एडवाइजर के पास या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिससे भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे, आप उनको सबसे पहले अप्रोच करिए। वो आपको इस पर गाइड करेंगे कि कैसे निकल सकता है वो। अगर आप वो नहीं चाहते या आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एट विस्टा वेल्थ वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। और आप म्यूचुअल फंड कंपनीज को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। पर इसमें एक छोटा सा ये कैविएट है, वो ये है कि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत पुरानी है, जिसके अंदर पैन नंबर अपडेट नहीं था और वो अभी भी उसमें नहीं अपडेट किया गया, तो वो इन्वेस्टमेंट उससे मिस हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जो बहुत पुरानी है, भी हो सकती है, उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं। आशीष जी, यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें कि जो व्यक्ति अब नहीं रहे, डिजीज जो है, उन्होंने किसी को नॉमिनी बनाया हुआ है, उसमें क्या फॉर्मेलिटीज होंगी? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी को पैसा कैसे मिले, उसके लिए पहले हमें कुछ स्टेप्स समझने पड़ेंगे। वो स्टेप्स ये हैं कि पहले तो आपको ये देखना है कि उसमें जॉइंट होल्डर है कि नहीं। तो सपोज करो कि A+B और नॉमिनी, अगर A+B और A की डेथ हो गई है, तो नॉमिनी को पैसा अभी नहीं मिलेगा, वो पहले A से ट्रांसफर होकर B में जाएगा। तो मतलब A+B में से अगर किसी की भी डेथ हो गई, तो पहले A की डेथ हुई तो A का नाम निकलेगा, और B की डेथ हुई तो B का नाम निकलेगा, और नॉमिनेशन C है तो नॉमिनेशन C रहेगा। तो इसमें यह देखना बड़ा जरूरी है कि नॉमिनेशन तो है, पर उससे पहले जॉइंट होल्डर्स कितने हैं। तो इसमें यह होता है कि राइट पहले जॉइंट होल्डर्स का है। अगर दोनों या तीनों जॉइंट होल्डर्स नहीं है, तो फिर नॉमिनी को पैसा आता है। अगर सिंगल पर्सन के नाम पे इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर नॉमिनी है, तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। आशीष जी, अब दूसरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, उन्होंने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया हुआ था, उस स्थिति में क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी परिवार को? जिस फोलियो में नॉमिनेशन ना हो, उस केस के अंदर क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उस केस के अंदर थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाती है। पर ये डॉक्यूमेंटेशन को समझाने के लिए मैं आपको पहले शुरू से बताता हूँ कि पहले अगर लेट्स से कि नॉमिनेशन है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, पहले इससे शुरू करते हैं। तो अगर नॉमिनेशन है
और जितने भी होल्डर्स उनकी डेथ हो गई है तो आपको पहले तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जितने भी होल्डर्स हैं उनका वो चाहिए। साथ में आपको उसके जो नॉमिनी है उसके पैन की कॉपी, उनका रेजिडेंस प्रूफ जो कि आधार से मिल जाता है, आधार, और उनके बैंक की डिटेल्स, 3 चीजें, और प्लस उनके सिग्नेचर अटेस्टेशन फ्रॉम बैंक, बिकॉज सिग्नेचर की कॉपी नॉमिनेशन के अंदर नहीं होती। तो ये 4 चीजें चाहिए। तो वो नॉमिनेशन के नाम पे, और एक फॉर्म होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो फिल करके हमें जमा कराना होता है। तो अगर आपके पास कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके थ्रू आप करते हैं तो ये काम बहुत ही आसान हो जाता है, अदरवाइज भी आसान है। तो आप ये जमा कराएंगे तो आपके नाम पे वो नॉमिनेशन के नाम पे ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके अलावा अगर नॉमिनेशन नहीं है तो ये डॉक्यूमेंटेशन तो करनी ही पड़ती है। अगर नॉमिनेशन नहीं है तो आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फोलियो के अंदर 2 लाख से ऊपर है कि नहीं। अगर 2 लाख से नीचे है तो एक सिंपल फॉर्म होते, एफिडेविट्स होते हैं, वो देके आपका ये ट्रांसमिशन हो जाता है। दूसरा, अगर आपके पास वैल्यू फोलियो में 2 लाख से ऊपर है तो फिर आपको उस केस के अंदर या तो विल है तो विल को प्रोबेट करा के विल की कॉपी लगानी पड़ेगी कि वो इसके लीगल ओनर है, लीगल बेनिफिशियरी है। और अगर विल नहीं है तो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और सक्सेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ती है। तो ये दोनों एडिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आशीष जी, काफी सारी एएमसीज हैं, तो क्या इन सभी जो एएमसी हैं जिनको कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है, इन सब की फॉर्मेलिटीज सेम है या सबकी अलग अलग तरह की? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि ये सारे के सारे प्रोसीजर अक्रॉस द एएमसी कॉमन है कि नहीं है। तो इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनफी का, और बड़ी सारी हमारी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशंस बनी हुई हैं जिसमें डीएफडीए एक प्रोमिनेंट एसोसिएशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और फीफा ऑल इंडिया, और बहुत सारे लोगों ने जिसपे इसमें कई सालों से मेहनत करी है, और सेबी की भी ब्लेसिंग मिली है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा प्रोसीजर अब अक्रॉस द एजेंसी स्टैंडर्डाइज्ड है। तो जिससे इसको करने में कोई कठिनाई ना हो जो लोगों के घर में डेथ हुई है। तो ये सारा का सारा स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, और ये प्रोसेस की वजह से ये काम काफी आसान हो गया है। थोड़ा सा जिस केस में नॉमिनेशन नहीं होता या कुछ के अंदर थोड़ी सी स्टैम्प की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट एएमसी की डिफरेंट छोटी सी रिक्वायरमेंट है, बट दैट इज ऑल्सो ईजी एंड इट कैन बी डन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विशाल जी की इनिशिएटिव से और बात करने से आपकी बहुत सारी कठिनाइयां का हल आपको मिल गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं, जितने भी आपके ये जो सब्सक्राइबर हैं जो इस लोग वीडियो को देख रहे हैं, कि हमारी कंपनी विस्ता वेल्थ दिल्ली में है और हम आपको ये ऑफर देते हैं कि आपके नोन में, आपके घर में, आपके किसी के आसपास किसी को भी ऐसी कोई कठिनाई हो रही हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट या अदरवाइज कि उनको ट्रांसमिशन कराना है, तो हम आपको फ्री ऑफर करते हैं कि आप हमको अप्रोच करिए और हम आपको ये सारी गाइडेंस और हेल्प करेंगे ये आपके ट्रांसमिशन कराने में। ये हमारे CSR या कह लो कि लोगों की हेल्प करने में हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि जितनी लोगों की हेल्प हो जाए हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस टॉक शो में बुलाने के लिए विशाल जी। आप हमेशा बड़े अच्छे काम करते हैं और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिल पाएंगे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल रह गया है तो आप हमें मैसेज में लिखें, हम प्रयास करेंगे उसका जवाब आप तक पहुंचा सकें। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।